साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसाइस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज का जो टॉपिक है ये स्पेसिफिकली रिसर्च करके मैंने इनकॉर्पोरेट किया है आज की वीडियो के अंदर फॉर दोज पर्सन्स कि जो डील करते हैं स्ट्रीट फूड्स के अंदर। कई बार आपने देखा होगा भाई, स्ट्रीट फूड्स वाले जो हैं एक अच्छी क्वालिटी का फूड जो है प्रोवाइड करते हैं, पर इनके लिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े बड़े होटल्स वाले हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं वो चाहते नहीं कि ये लोग पनपे, और कई बार लोकल पुलिस भी इनका समर्थन नहीं करती है और उनको गाली गलौज करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके ठेले उठवा कर फिकवा दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इनसे डिमांड की रहती है कि तुम भाई धंधा करना चाहते हो तो हमें खुश रखो। या कई बार ऐसा भी होता है कि भाई दुकान पे पहुंच जाते हैं और भरपेट जो है खाना खाते हैं, और अल्टीमेटली जब ये फूड वेंडर्स पैसे मांगते हैं तो ये कहते हैं कि भैया पैसे हम तो देंगे नहीं, और अगर तुमने पैसे मांगे तो तुम्हारा सैंपल भरा के दुकान यहाँ से उठवा देंगे। अब बेचारे परेशान हो गए, एक तो फूड बेच रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, और सरकार की मंशा भी यही है कि सबको जो है खाना मिले, और खाना कैसा जो रीजनेबल रेट्स पर हो, अफोर्डेबल हो। जिस कारण हमारे देश में कई ऐसे कानून भी हैं जो सरकार को बाध्य करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल या सिटीजन को जो है मॉल न्यूट्रिशन ना हो। साथियों इस बात की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कंसर्न जो स्ट्रीट फूड वाले हैं ये खाने की क्वालिटी को मेंटेन नहीं करें, जिसके लिए पहले प्रोविजंस क्या थे कि आईपीसी में सेक्शन 272 और 273 को इनकॉर्पोरेट किया गया। समय के साथ साथ ऐसा लगा कि भाई ये सेक्शंस जो है कंप्लीटली डील विद नहीं कर सकते, तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एलिटेशन एक्ट जो है मोशन में आया। उसके बाद रिसेंटली आया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है कंप्लीट कोड है, ये एग्जॉस्टिव कोड है टू डील विद दिस सब्जेक्ट। पर उसके बावजूद भी क्या होता है कि पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो कम नहीं हो रही है। आए दिन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि पुलिस जो है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बुला के परेशान करती है, उनका सैम्पलिंग करवा देती है, उनके विरुद्ध जो है FIR काट देती है इस ग्राउंड पर कि ये लोग जो फूड बेच रहे हैं वो गलत है। और ऐसा ही मामला संज्ञान में आया सुप्रीम कोर्ट के। इस मामले में भी जो कंसर्न अक्यूज था उसके विरुद्ध FIR हुई सेक्शन 272, 273 आईपीसी में, प्रिवेंशन ऑफ फूड एलिटेशन एक्ट में, इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर। अब ये बंदे बोलते हैं कि जब इस देश में फूड सेफ्टी को लेकर स्पेशल कानून है तो हमारे विरुद्ध आईपीसी में या प्रिवेंशन ऑफ फूड एलिटेशन एक्ट में कार्रवाई क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ फूड एलिटेशन एक्ट को तो ऑलरेडी फसी एक्ट ख़त्म कर चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सेक्शन 272 और 273 आईपीसी के लागू इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सेक्शन 4 और 5 CRPC में स्थिति क्लियर है कि किसी भी रूप में आईपीसी के तहत कार्रवाई संभव नहीं है यदि FSSA में कार्रवाई की जा रही है तो साथियों इसी मुद्दे को ये पिटिशनर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने पिटिशन दाखिल करी उसका नंबर है 472/2012। टाइटल है रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और साथियों इनका मेन जो क्लिंचिंग पॉइंट था वो यही था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में यदि एक प्रोविज़न है टू डील विद द इशू ऑफ फूड एलिटेशन, अनसेफ फूड एंड मिस ब्रांडिंग, तो वहाँ पर सेक्शन 272, 273 आईपीसी में कार्रवाई गलत है और विधि अनुसार जो है परमिसेबल नहीं है। साथियों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अक्यूज का जो है प्रोसिक्यूशन हुआ और उस पर प्रिवेंशन ऑफ फूड एलिटेशन सेक्शन 272, 273 आईपीसी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की गई। इसका जो बिजनेस था उससे अफेक्ट हुआ और इस पर गंभीर आरोप जो है मंड दिए गए कि ये जो ईडिबल ऑयल से उसको ऑडिटेड करता है और उनको बेचता है। मामला जो है हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन करने से मना कर दिया। इन्होंने क्या करा कि एक जजमेंट था उसको जो है साइट किया, उसका नाम था मैसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर सब्जेक्ट कवर है FSSA से, उस सिनेरियो में सेक्शन 272, 273 आईपीसी में कार्रवाई मेंटेनेबल नहीं होगी और सेक्शन 89 है FSSA एक्ट का, उसका हमेशा ही ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। जिस कारण जो मांग है कि आईपीसी में FIR क्वैश की जाए, ये मांग जो है जस्टिफाइड दिखाई देती है, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। साथियों स्टेट ने जो है इसका अपोज किया। उनका कहना है कि स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 13 SCC पेज 314। इसके अलावा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सैयद हसन के मामले में जिसका साइटेशन है
2019 वॉल्यूम 18 SCC पेज 145, ये स्पष्ट किया गया कि देयर इज़ नो बार टू द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंडर अंडर 2 डिफरेंट इनएक्टमेंट्स। और अगर IPC में भी अगर हम केस चला रहे हैं तो ये चल सकता है इन एडिशन टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इसके अलावा सेक्शन 26 जनरल क्लॉज एक्ट का ऐसा करने के लिए हमें परमिट करता है। इन्होंने इसके अतिरिक्त स्टेट ऑफ MP बनाम केडिया, इसका साइटेशन है 2003 वॉल्यूम 7 SCC पेज 389, उस पर रिलाई किया, जिसमें ये स्पेसिफिक है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ IPC इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम FSSA, और ये दोनों ही साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 89 जो है उसका किसी भी रूप में जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जो तर्क रेज किए गए हैं बाय द कंसर्न अपीलेंट ये टोटली बेसलेस हैं, जिसका स्टेट ने प्रार्थना करेगी इस मामले में जो FIR है या अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं है उसे कंटिन्यू किया जाए। यहाँ पर एक प्राइम अटैक था कंसर्न्ड अक्यूज्ड का कि FSSA मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है कंप्लीट एक्ट है, ये एग्जॉस्टिव एक्ट है, एग्जॉस्टिव कोड है, और जिसकी पुष्टि में से कुछ प्रमाण जो है कोर्ट को दिए। सबसे पहला प्रमाण उसका ये था कि सेक्शन 89 को देखिए जो साफ कहता है कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इसके अलावा सेक्शन 4 और 5 CRPC को देखिए तो उसमें स्पष्ट है कि अगर कोई स्थिति स्पेशल कानून में अपराध है तो वहाँ पर जनरल कानून जो है लागू नहीं होंगे। इसके अलावा इन्होंने जीवन कुमार बनाम CBI के निर्णय पर रिलाई करा, स्टेट ऑफ UP बनाम अमन मित्तल के निर्णय पर रिलाई करा। इनका कहना है कि FSSA जो कि स्पेशल लॉ है तो वहाँ पर IPC अप्लाई नहीं होगा। अब साथियों कोर्ट को देखना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फूड से हम डील कर रहे हैं तो वहाँ पर कई सिनेरियोज जो है देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो है अनसेफ फूड, दूसरा है मिसब्रांडिंग, तीसरा है अडल्ट्रेशन, और सारे की सारी स्थितियों को डील करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है इस कानून में दिए गए। इसके अलावा सैंक्शन अथॉरिटी कौन होगी इसका भी स्पेशल प्रोविज़न है। इसके अलावा पनिशमेंट्स पेनल्टी क्या होंगी उसके भी प्रोविज़न है। एडिशनल मुलजिम कैसे बनेंगे उसके लिए भी प्रोविज़न है। तो जब स्पेशल प्रोविज़न हर तरीके से कानून में है देन इट इज़ कॉल्ड एन एग्जॉस्टिव कोड। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि जब सब कुछ इस कानून में है तो वहाँ पर जनरल कानून को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सेक्शन 89 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत भी ये स्पष्ट किया कि इस एक्ट का जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। मींस अगर ये एक्ट फोर्स में है और उसके तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जनरल लॉ के तहत जो है कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट है जो मैंने अभी कोर्ट भी किया है उस पर कई कॉन्टीजेंसी को जो है डिल आउट नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये क्रिमिनल अपील है इसको हम अलाउ करते हैं और जो प्रोसीडिंग IPC में इसको रद्द करते हैं, और अगर FSSA में कोई मामला बनता है तो विधि अनुसार अथॉरिटी जो है वो प्रोसीड कर सकती है। तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 बातें कि सबसे पहले बात फूड सेफ्टी के मैटर्स में स्टेट की जो एजेंसी है पुलिस उसका कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है। नंबर 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर ही कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 3 अगर उनकी कोई रिपोर्ट आती है या कोई उल्लंघन बताया जा रहा है तो आप चैलेंज जरूर करें। आपका अक्सर ट्रेंड क्या होता है कि प्री गिल्टी कर लो, अगर एक बार आपने प्लीड गिल्टी कर लिया और बाद में वापस ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पर आपके साथ कोई भी नरम रुख जो है कोर्ट का नहीं रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैटर को कंटेस्ट कर रहे हैं तो जो FSSA के जो पैरामीटर्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको पुलिस वाले तंग करते हैं और ये कहते हैं कि हम सैम्पलिंग कर लेंगे तो उनको ये स्पष्ट कर दीजिएगा कि आपको जुरिडिक्शन नहीं है। फिर भी अगर आप अनुचित कार्रवाई करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो आपके विरुद्ध भी 166 IPC में कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी सेफ्टी के लिए, और ये अधिकार मैंने आपको नहीं दिए, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिए, ये अधिकार जो इस देश की पार्लियामेंट है उसने आपको दिए। तो कुल मिला के अगर अधिकारों को आप उपयोग में ले लोगे, अपनी बात को रखना सीख लोगे तो बच जाओगे, और अगर नहीं सीखोगे तो शोषण के शिकार जो है हमेशा ही रहोगे। और हमारे देश की एक परंपरा भी रही है कि लोग बोलते ही नहीं है, देखते रहते हैं अन्याय हो रहा है देखते रहो। पर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपने अधिकारों को रखते हैं, उनको रेसिस्ट करते हैं और संपूर्ण तरीके से ये स्पेसिफिक करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अनजस्टिफाइड है, तो उनका नाम जो है वो इतिहास में होता है। तो कुल मिला के आपको अपनी बात को रखना है लॉफुल तरीके से, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी है। अब कई लोग बोलेंगे साहब कुछ होता ही नहीं है, हम कार्रवाई करते हैं परेशान हो जाते हैं। एक बार करके देखो तो सही जनाब। और आपको मैं ये नहीं करूँगा कोर्ट जाए कार्रवाई करो, CCA रूल्स है, CCS रूल्स है, पुलिस रूल्स है, और इसके अलावा एंटी करप्शन के जो है कानून बने हुए उसके तहत कार्रवाई करो। फिर देखो कैसा हमको मालूम पड़ता है कि अगर हम किसी को तंग करेंगे तो हमें कितना बेटर कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के आपके अधिकार है उसके प्रति आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ। अगर अवेयर रहोगे तो आप बचे रहोगे, अगर नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। और इन अधिकारों को एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको तंग कर रहे हैं, गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप सिंपल कंप्लेंट भेजिए हायर ऑफिसर्स को या एंटी करप्शन को बाय पोस्ट।
तब भी आपका वर्कआउट हो जाएगा। पूरी बात को स्पष्ट लिखो, कोई बात में मैनिपुलेशंस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अपना पूरा नाम, आपका पता और फ़ोन नंबर जरूर लिखो। इनिशिएट होती हैं कार्रवाइयाँ, और जब वो कार्रवाई इनिशिएट होती हैं तो दे आर ऑल्सो इन द हॉट वाटर्स। तो कुल मिला के अपने राइट्स को इन्फोर्स करना सीख लो, उसके अनुसार में काम करना सीख लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।